हेलो एवरीवन। आज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है या आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। द हिंदू ने कौन कौन सी न्यूज़ को कवर करा है, आइए देखते हैं। हम लगातार कॉलेजियन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और उसी में मैंने आपको कॉलेजियन सिस्टम के साथ साथ एनजेएसी का भी जिक्र लगातार मैं कर रहा हूँ। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, आज फ्रंट पेज पे ही एनजेएसी का जिक्र हुआ है। लगातार कॉलेजियन सिस्टम पे क्वेश्चन उठ रहा है। हमने गुजरात और तेलंगाना हाई कोर्ट में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, वहाँ के लॉयर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, वो देखा। इस तरीके से कॉलेजियन सिस्टम को तो हमने कई बार रिवाइज कर लिया, लेकिन एनजेएसी को हमने इतना ब्रॉडली नहीं डिस्कस करा था। एनजेएसी की बात करें तो कॉलेजियन सिस्टम की जो भी लूप होल्स थे उनको दूर करने के लिए एनजेएसी लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एनजेएसी की बात करें तो इसमें कुछ इस तरीके की ही फैसिलिटेट करा गया था कि जो हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट है उसमें जुडिशरी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स को भी उसमें शामिल करा जाए। इसीलिए एनजेएसी में एक बॉडी तैयार करी गई थी कि एक अपॉइंटमेंट के लिए एक पूरा बॉडी तैयार करी गई थी, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इसके अलावा 2 मोस्ट सीनियर जज, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो मोस्ट सीनियर जज थे वो थे, सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर जज थे वो थे। इसके अलावा हमारे यूनियन जो लॉ मिनिस्टर है वो थे, लॉ मिनिस्टर हो गए। इसके अलावा 2 मेंबर्स और थे, इसके अलावा 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स है तो इनका नॉमिनेशन किसने करा होगा, तो दो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, उनके नॉमिनेशन के लिए एक बॉडी थी। वो उस बॉडी में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और लीडर ऑफ अपोजिशन थे हमारे लोकसभा के। इस तरीके से ये 3 मेंबर्स की एक बॉडी इन 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करती थी और ये 2 मेंबर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 मोस्ट सीनियर जज और लॉ मिनिस्टर, इस तरीके से 6 मेंबर एक बॉडी तैयार करी गई थी एनजेएसी में। इस तरीके से 6 मेंबर का एक कमीशन था जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम दिया गया था और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई थी 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी उस समय जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस खेर थे, उन्होंने इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये बताया कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट हैं, कि एनजेएसी के नाम पर जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर कर रही है और इस बेसिस पे इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसके बाद ही ये 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो रद्द हो गया था। लेकिन लगातार गवर्नमेंट ये बोल रही है, ये गवर्नमेंट का स्टैंड रहता है कि हम एनजेएसी लाए थे वो काफ़ी बेटर एक ऑप्शन था। लगातार कॉलेजियन सिस्टम के भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, इस पर भी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। एक अभी हम लोगों ने यहाँ पर गुजरात और तेलंगाना हाई कोर्ट का जिक्र करा। इधर आप देखिए, इसी पेज पे एक और केस स्टडी आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को वापस रिकंसिडर करने के लिए कहा है। जो हाई कोर्ट के 20 जजेस के नाम सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को भेजे थे। कॉलेजियन सिस्टम नाम जो है वो लॉ मिनिस्ट्री को भेजता है, ये हम लोग जानते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कॉलेजियन सिस्टम ने जो हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो भी 20 नेम्स जो आगे भेजे थे उन्हें गवर्नमेंट ने वापस लौटा दिया आपके सुप्रीम कोर्ट को कि इन्हें दोबारा से रिकंसिडर चलो। इस तरीके से जो डिबेट एक कंट्रोवर्सी चलती रहती है अपॉइंटमेंट को लेकर, एक अच्छा सॉल्यूशन था एनजेएसी, लेकिन इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। इस पर सबके अपने अपने व्यू हैं, सबके अपने अपने पर्सनल व्यू हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हैं, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हैं। हालांकि ये भी बात ध्यान रखने की है कि इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहां पर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट कुछ जुडिशियल मेंबर्स ही करते हैं। ऐसा कोई वर्ल्ड लेवल पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जुडिशरी का अपॉइंटमेंट जुडिशरी के लोग ही कर रहे हों। इंडिया में ही इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है। एनजेएसी एक अच्छा सॉल्यूशन था, लेकिन इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। अब वापस से डिमांड उठने लगी है कि एनजेएसी को भी वापस से रिकंसिडर करा जाए, क्या ये कमीशन जो बनाया गया था वो ठीक था। आगे बढ़ते हैं। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका जो टेन्योर था वो आगे एक्सटेंड कर दिया गया है अप्रैल 2024 तक। ये थे मिस्टर विनय मोहन का, जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे अभी हैं, उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। ये ठीक है, विनय मोहन के बारे में ध्यान रख लेंगे, लेकिन ये पूरा काम करा किसने है, तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। ये है क्या, आखिर ये टेन्योर बढ़ाया तो किसने बढ़ाया। इसमें आपके फ्रंट पेज में ही नाम दे रखा है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। अब ये कैबिनेट कमेटीज होती क्या है ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। आप जब पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो उसके जो कोर सब्जेक्ट में कैबिनेट कमेटीज का जिक्र जरूर आता है। कैबिनेट कमेटीज की बात करें
तो कैबिनेट कमिटीज़ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी रिक्वायरमेंट को ठीक नहीं समझा, यानी ये हो गए आपके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। जो जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं दी जाती उन्हें बोल देते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, और इन्हें किसी लॉ में भी जगह नहीं दी गई, इसलिए इन्हें ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनको जगह नहीं है, ना ही किसी लॉ में इनको जगह दी गई है, लेकिन इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। गवर्नमेंट के काम के जो डिसीजंस हैं वो यदि हम सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर डिसीजंस लेने लगे तो 70 से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको एक साथ बिठाकर डिसीजन लेना, एक डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को एक दिन में सैकड़ों डिसीजन लेने होते हैं। ऐसे में इस तरीके की जो छोटी छोटी कमेटियां होती है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स ही होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ही होते हैं, ये डिसीजंस लेने के लिए काफ़ी ठीक है, और इसी की रिक्वायरमेंट को समझा गया और कैबिनेट कमेटीज़ बनाई गई। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमारे यहाँ क्या कैबिनेट कमेटीज़ है क्या, तो हर काम के लिए अलग अलग सेपरेट कैबिनेट कमेटीज़ बनाई गई है। कुछ ऐसी होती है जो कि ऑल ओवर पूरे टाइम काम करती हैं, कुछ ऐसी कमेटीज़ भी होती हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए बना दिया जाता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करती उसके बाद। कुछ कैबिनेट कमेटीज़ जो कि परमानेंट एग्जिस्ट करती है, गवर्नमेंट के बनने के साथ ही ऐसी कमेटीज़ फॉर्म कर दी जाती है, तो वो कैबिनेट कमेटीज़ कौन कौन सी है आइए देख लेते हैं। एक कमेटी तो आपको यहीं पर जिक्र है, अपॉइंटमेंट कमेटीज़ ऑफ कैबिनेट। पहली एक है आपकी कैबिनेट कमेटीज़ ऑन एकोमोडेशन, एकोमोडेशन पर एक कैबिनेट कमेटीज होती है, वो है। इसके अलावा एक थर्ड होगी आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर। इस पॉलिटिकल अफेयर कमेटीज को सुपर कैबिनेट कमेटी बोला जाता है, सबसे पावरफुल होती है। एक होती है आपकी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स। एक होगी आपकी इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके अलावा आपकी होगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसके अलावा दो नई कमेटियां अभी बनाई गई थी, वो है आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, जो कि कितना इन्वेस्टमेंट लें, क्या ग्रोथ होनी चाहिए, इस मैटर पे जो भी डिसीजंस होते हैं वो लेती है। इसके अलावा एक ये दो कमेटी अभी रिसेंटली में बनाई गई थी, जो एनडीए का जो सेकंड टर्म आया था उसके बाद। एक है आपकी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। अब नो डाउट इसमें जो सीनियर मोस्ट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको इसमें जगह दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर भी क्या इसके मेंबर होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन सबके नहीं होते हैं। आप एकोमोडेशन को छोड़ दें और आपके पार्लियामेंट्री अफेयर को छोड़ दें, तो इन दो कम्युनिटीज़ को छोड़ दें तो बाकी जो 6 कमेटियां हैं उनके जो हेड है प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के मेंबर है, और प्राइम मिनिस्टर नो डाउट आप भी समझ रहे होंगे जिस भी कमेटी का मेंबर होगा उसका चेयरपर्सन भी प्राइम मिनिस्टर होगा। यानी एकोमोडेशन और पार्लियामेंट्री अफेयर वाली कमेटी को छोड़ दें तो बाकी सबके जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरपर्सन है। इसके अलावा एकोमोडेशन की बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन है वो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जबकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो वाली कमेटी है उसके जो चेयरपर्सन है वो राजनाथ सिंह है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इस तरीके से इस कैबिनेट कमेटी को हमने ब्रॉडली डिस्कस करा, जिसने अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के टेन्योर को आगे बढ़ाया था, और ये फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे? हमारे मिस्टर विनय मोहन। आगे बढ़ते हैं। एक रेडियो टेलीस्कोप लगाया गया है आपकी शरावती रिवर पर। तो दो चीजें हैं, कौन सा रेडियो टेलीस्कोप है, इसका नाम क्या है, और कौन सी रिवर पर लगाया गया है। इस तरीके से दो अलग अलग न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे यदि एग्जाम में यदि ये पूछ ले कि सारस 3 है क्या, हाल ही में रिसेंटली सारस 3 न्यूज में था, वो है क्या, तो सारस 3 जो है वो क्या ये ड्रोन है कि ये एयरक्राफ्ट है? नाम से आपको कंफ्यूज हो जाएंगे यदि काफ़ी क्लोज नाम आपको एग्जाम में दे रखे होंगे। तो सारस 3 जो है वो एक रेडियो टेलीस्कोप है, जो कि रिसेंटली में जो हमारे जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे शरावती रिवर पर लगाया है कुछ स्टडी करने के लिए। तो आप एक तो सारस 3 याद रखिएगा कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो बेंगलुरु बेस एक इंस्टीट्यूट है, इसने लगाया है एक रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम सारस 3 है, और जिस रिवर पर लगाया है वो है आपकी शरावती रिवर। शरावती रिवर की बात करें तो शरावती रिवर जो है वो आपके कर्नाटक में निकलती, कर्नाटक की एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है। वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो ऑब्वियसली बात है कि ये अरब सागर में जाकर गिरेगी। टोटल जो इसकी लेंथ है वो लगभग
128 किलोमीटर की ये रिवर है, कर्नाटक की एक इंपॉर्टेंट रिवर जो कि अरब सागर में जाकर अपना माउथ बनाती है। और इसका सोर्स बात करें तो ये कर्नाटक से ही निकलती है, पूरी तरीके से कर्नाटक में ही फ्लो होता है, किसी दूसरे स्टेट से नहीं आती है। इसका जो इस रिवर का जो मैक्सिमम बेसिन है वो वेस्टर्न घाट एरिया में पड़ता है। वेस्टर्न घाट एरिया में पड़ता है तो नो डाउट हिली एरिया से आ रही है तो कई सारे वाटरफॉल्स भी बनाएगी। यही रीजन है कि जब भी आप वाटरफॉल्स पढ़ते हैं तो एक वाटरफॉल आप जो जरूर पढ़ते होंगे कि जोग वाटरफॉल, जोग फॉल के बारे में आप पढ़ते होंगे। तो ये जो जोग फॉल है वो वेस्टर्न घाट में जो इसी रिवर पर है, शरावती रिवर पर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यही है कि आप जोग फॉल के बारे में पढ़ते हैं तो जोग फॉल का रिलेशन है वो शरावती रिवर पर ही है। ये वेस्टर्न घाट में इसका मैक्सिमम एरिया, इसका बेसिन जो है वेस्टर्न घाट में है, अरब सागर में जाकर ये रिवर गिरती है, केवल कर्नाटक में फ्लो करती है। 128 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इस तरीके से शरावती रिवर और सारस्वती दोनों के बारे में हमने डिस्कस करा। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली स्पेसिफिक न्यूज है। कुछ स्टेट्स में भी आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। अगेन मेघालय असम बॉर्डर इशू, मेघालय के वही बॉर्डर इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा असम की बॉर्डर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेघालय की बॉर्डर आप ऑलरेडी जानते हैं कि असम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा इसकी अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। ये बांग्लादेश के साथ भी इसकी अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। अभी इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। हमने कल ही डिस्कस करा। यदि आप असम की बॉर्डर को पढ़ना चाहते हैं या उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उसमें कल का लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने असम की इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बॉर्डर दोनों के बारे में देखा था। किस तरीके से दो कंट्रीज के साथ असम इंटरनेशनल बॉर्डर, जबकि सात स्टेट के साथ ये इंटर स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। अब वो कौन कौन से हैं, आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर में उसको देख सकते हैं। अगेन हम लगातार पढ़ रहे थे गुज्जर, बकरवाल और पहरीज। ये तीन नाम आपके सामने आज पूछ सकता है कि रिसेंटली में गुज्जर, बकरवाल और पहरीज न्यूज में था, इसका रिलेशन किससे है। दरअसल ये आपके जम्मू कश्मीर एरिया की कुछ कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। कम्युनिटीज में भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। ये ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम से आपसे पूछ सकता है कि आप सबसे इजी जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा, गुज्जर, बकरवाल और पहरीज है क्या। ट्राइबल कम्युनिटीज है कि ये कोई आपके पर्टिकुलर कोई डांस फॉर्म है, क्या फोक है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो गुज्जर, बकरवाल, पहरीज की जो के बीच में जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बहुत टाइम पहले ये आया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे जो होम मिनिस्टर है उनकी विजिट हुई थी जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद पहरीज जो थे उन्हें ये लगातार गवर्नमेंट जो प्रेशर कर रही थी कि पहरीज को भी एक शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए। जो पहरीज जो ट्राइब था उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में रखा जाए। लेकिन इसके वजह से जो गुज्जर और बकरवाल थे उनके जो राइट्स थे उनके बीच में वो ये नहीं चाह रहे थे कि हमारे जो राइट्स हैं, ट्राइबल राइट्स हैं, वो कमजोर हों, कोई नया पार्टनर आए। इसीलिए ये लगातार विरोध कर रहे हैं कि पहरीज जो है उनको इस शेड्यूल ट्राइब जो स्टेटस है वो नहीं दिया जाए। इस तरीके से गुज्जर, बकरवाल एक तरफ और पहरीज एक तरफ। आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा कि गुज्जर, बकरवाल, पहरीज रिसेंटली में न्यूज था, इनका रिलेशन किससे है, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं गुज्जर, बकरवाल और पहरीज, इसका रिलेशन किस स्टेट से है। आप गुज्जर नाम से सुनोगे तो आपको वेस्टर्न राजस्थान या राजस्थान, वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली राजस्थान का नाम हिट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दो नाम पे भी आपको सोचना होगा, बकरवाल, पहरीज, इनका रिलेशन किससे है, तो ये जम्मू कश्मीर के ट्राइबल ग्रुप से। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज स्पेस की हमने देख ली। कुछ स्टेट्स में कुछ पॉलिटिकल न्यूज आज ज्यादा है, कर्नाटक की वहां की पॉलिटिकल न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। एक जिक्र जो यहाँ पर आया है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में आप रेलवे के बारे में पढ़ते हो तो उसी में एक न्यूज आई है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, आप केरला को देखेंगे तो केरला को, जब आप इंडिया के मैप में केरला को देखेंगे तो केरला की लोकेशन कुछ इस तरीके की नजर आती है। पूरी तरीके से ये जो स्टेट है केरल वो कोस्टल स्टेट है। इसकी मैक्सिमम जो पार्ट है वो अरेबियन सी के साथ ये कोस्ट शेयर करता है। जब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इस कोस्टल एरिया में रेलवे के डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए ही एक प्रोजेक्ट लाया गया था, उसे बोला गया सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। जी, ये प्रोजेक्ट जो था उसको इम्प्लीमेंट कर रही है आपकी केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये प्रोजेक्ट है लमसम, जिसमें जो केरला का जो नॉर्थ और केरला का जो साउथ वाला पार्ट है, कोस्टल वाला पार्ट है, उसको रेलवे लाइन के थ्रू जोड़ा जाएगा। और ये जो स्टार्ट होगा वो होगा आपके कसरगोड से लेकर आपके तिरुवनंतपुरम तक आपके ये एक पूरी रेलवे लाइन
को इसमें बिछाया एक रेल लाइन बिछाई जाएगी कसरगोड, नॉर्थ में कसरगोड से लेकर साउथ में तिरुवनंतपुरम तक, और लगभग इसमें 11 स्टेशन ये लोग कवर करेंगे। 11 स्टेशन हैं और 11 ही डिस्ट्रिक्ट, केरला के 11 ही डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करेगा। लगभग 530 किलोमीटर की ये एक रेलवे लाइन को इसमें बिछाया जाएगा। यानी सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जिसका रिलेशन टोटली केरला से है, केरला के 11 डिस्ट्रिक्ट में भी 11 स्टेशंस को कवर करेगा। 530 किलोमीटर की एक रेल लाइन को बिछाया जाएगा कसरगोड से लेकर साउथ में तिरुवनंतपुरम तक, जिसको इम्प्लीमेंट हमारी रेलवे मिनिस्ट्री नहीं कर रही है, ये ध्यान रखेगा। रेलवे प्रोजेक्ट है तो आपको ये फर्स्ट में तो यही नजर आएगा कि हमारी रेलवे मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही होगी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट रेलवे मिनिस्ट्री नहीं कर रही है। केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, ये जो PSU है वहाँ का, ये स्टेट PSU, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इस तरीके से सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, सिल्वर लाइन कॉरिडोर के बारे में हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल आया है वो है आपका एक लॉस एंड डैमेज पर एक एडिटोरियल आया है। लॉस एंड डैमेज हमने कोप की मीटिंग के बाद इसको देख लिया था, पूरा ब्रॉडली डिस्कस करा था। आप लास्ट वीक के लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं, वहां से लॉस एंड डैमेज आज इसको एक बार फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखें तो लॉस एंड डैमेज का रिलेशन किससे है सबसे इंपॉर्टेंट। आप यदि आप नहीं जानते हैं तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्योंकि लॉस एंड डैमेज का रिलेशन जो है वो आपके क्लाइमेट चेंज से है। और ये सी बातें सीधे एग्जाम में हिट कर देना थोड़ा मुश्किल है, तुक्का लगाने के अलावा कोई चांस नहीं है जब तक आप इसको नहीं जानते हैं। तो लॉस एंड डैमेज का रिलेशन क्लाइमेट चेंज से है। दरअसल हम लोग जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो उसका एक बड़ा रीजन है। एक बड़ा रीजन क्या है, मूल है कि मोस्ट ऑफ द रीजन इसका ये है ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन की वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो क्लाइमेट की जो कंडीशंस हैं वो भी चेंज हो रही हैं, जिसे ही नाम दिया गया है क्लाइमेट चेंज। यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप पढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन की वजह से, उसी ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो रिजल्ट है टेम्परेचर बढ़ना, और उसी का रिजल्ट है आपका क्लाइमेट चेंज। अब इस क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से लड़ा जाए, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हर कंट्री को अपने लेवल पर कुछ मेजरमेंट्स लेने हैं। उन मेजरमेंट्स को लेने की वजह से जो स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है या लिस्ट डेवलप कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो उसी रिसोर्सेज को जो रिच कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, ऐसी कंट्रीज जिनका एक मेजर रोल रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में, स्पेशली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, ऐसी कंट्रीज के से रिसोर्सेज को डाइल्यूट करा जाएगा लिस्ट डेवलप कंट्रीज की तरफ, डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, पुअर कंट्रीज की तरफ। उसी को लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल बोला गया कि किस तरीके से रिसोर्सेज को रिच कंट्रीज से एज ए पनिशमेंट फी, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन जो प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन करा है या आज के टाइम पे जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कर रहे हैं, उसकी पनिशमेंट फी के तौर पर ये रिसोर्सेज जो है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, उन्हें डाइल्यूट करा जाएगा। और ये पूरे जो सिस्टम है उसको नाम दिया गया है लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल। जो डेवलप कंट्रीज ने करा है, जो डैमेज करा है, उसके रिसोर्सेज डाइल्यूट करे जाएंगे। हालांकि इस पे एक कोऑपरेशन देखने को नहीं मिल रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं वो और ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं, जबकि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अपने रिसोर्सेज को ढीला नहीं करना चाह रहे, वो उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड ही नहीं करना चाह रहे। इस वजह से लगातार लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल पेरिस समिट के बाद से ही लगातार एक इंपॉर्टेंट रहा है। अभी जो COP 27 की मीटिंग हुई थी इजिप्ट में भी इन पर एक सहमति नहीं बन पाई है। सहमति कहाँ से बनेगी, जब दोनों तरफ के दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, डेवलप कंट्रीज और लीस्ट डेवलप कंट्रीज, उनके बीच में कोऑपरेशन है ही नहीं। अब ये पूरी बात इस वजह से इजिप्ट की जो मीटिंग थी वो भी इसी मुद्दे पर फिनिश हो गई। अब इजिप्ट लगातार न्यूज पे है, कल भी न्यूज में था इजिप्ट। आप एक बार फिर रिवाइज करिए इजिप्ट क्यों न्यूज में था। इजिप्ट इसलिए न्यूज में था क्योंकि इजिप्ट के जो हेड ऑफ स्टेट है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, वो हमारे यहाँ 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे को एज ए प्रेसिडेंट, एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट करे गए हैं, इसलिए इजिप्ट न्यूज में था। आज फिर इजिप्ट न्यूज में है क्योंकि COP 27 की अभी रिसेंटली में मीटिंग हुई है, वो इजिप्ट में ही हुई है। अजेंड इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट की वापस से रिवाइज कर लें। कल में हमने डिस्कस करा था इजिप्ट की कैपिटल कैरो, यहाँ से एक रिवर होती है जो कि अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, वो है आपकी नील रिवर, जो कि जिसकी वजह से ही यहाँ का जो इजिप्ट का इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर कंडीशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। इसकी वजह से यहाँ पर जो राइस पैडी का
कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इजिप्ट की अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन है, क्योंकि अपनी एक तरफ है मेडिटेरियन सी, एक तरफ है आपके रेड सी, और स्वेज कैनाल है वो उसका स्वेज कैनाल से भी ये ज़्यादा दूर नहीं है। इस तरीके से इजिप्ट, और इसके अलावा लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल या लॉस एंड डैमेज कंसेप्ट, जिसका रिलेशन आपके क्लाइमेट चेंज से है। इसी से सबसे सीधा सिंपल क्वेश्चन ये बनेगा, लॉस एंड डैमेज का रिलेशन किससे है, तो वो आपके क्लाइमेट चेंज से है। और क्लाइमेट चेंज आप लोग जानते हैं कि ग्लोबल लेवल पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से जो हमारी जो वेदर या क्लाइमेट की जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है, जिसे ही नाम दिया गया है क्लाइमेट चेंज। एडिटोरियल्स में इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप पे एडिटोरियल है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगेन इंडिया फ्रांस डिफेंस रिलेशन पर एक न्यूज आई है। इंडिया फ्रांस डिस्कस डिफेंस इंडस्ट्रियल टाइज मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के लेवल पर किस तरीके से जो फ्रांस की जो डिफेंस कंपनीज हैं वो इंडिया को सपोर्ट करेगी। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा हो। इंडिया फ्रांस डिफेंस रिलेशन काफ़ी पुराने हैं। इनकी हिस्ट्री बात करें तो कोल्ड वार के बाद हमारे इंडिया और फ्रांस के डिफेंस रिलेशन स्टार्ट हुए थे। और कोल्ड वार के बाद में भी यदि और ज़्यादा डीपली डिस्कस करें तो 1998 की एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, जिसके साथ ही इंडिया और फ्रांस के डिफेंस रिलेशन एक स्टार्ट हुए थे, उनमें एक नई जनरेशन आई थी, जिसके बाद से ही लगातार कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है। मैंने अभी कहा कि ये इंडस्ट्रियल टाइज ऐसा कोई नहीं है कि पहली बार देखने को मिल रहा हो। हम स्कॉर्पियन सबमरीन बना रहे हैं, उसमें भी हम फ्रांस की कंपनीज फ्रांस की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका मदद ले रहे हैं। हमने राफेल जो एयरक्राफ्ट खरीदे, आप लोग राफेल का नाम लगातार सुनते होंगे, वो भी हमने फ्रांस से ही खरीदे। इसके अलावा हमारा इनके साथ एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी है। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट में ये होता है कि जो हमारे जो शिप नेवी के जो शिप्स वगैरह होते हैं, इनको लॉजिस्टिक लेवल पर एक दूसरे के पोर्ट्स पे या कोई भी अदर तरीके से सपोर्ट करना है, लॉजिस्टिक वे में सपोर्ट करना, यानी हमारा इनका एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी है। इवन हम इनके साथ ट्राई लेवल पर एक्सरसाइज भी करते हैं, एक्सरसाइज जिसमें दोनों लेवल की जो मिलिट्री है वो आती है, वो एक साथ एक्सरसाइज कॉमन लेवल पर एक्सरसाइज करती है। अब भले एक्सरसाइज वरुणा की बात हो, या एक्सरसाइज गरुड़ की बात हो, या एक्सरसाइज शक्ति की बात हो, इस तरीके से मैंने अभी कहा हम इनके साथ 3 एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज वरुणा जो है वो हमारी दोनों कंट्रीज की जो नेवी करती है, जबकि एक्सरसाइज गरुड़ का रिलेशन एयरफोर्स से है। दोनों कंट्रीज की जो एयरफोर्स है वो इसमें है शामिल होती है, जबकि एक्सरसाइज शक्ति का रिलेशन हमारी जो आर्मी है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है, यानी दोनों कंट्रीज की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती है, यानी वरुणा, गरुड़ और शक्ति। जिस तरीके से आपसे इंडिया डिफेंस रिलेशन पर कुछ भी पूछ सकता है, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हो या फिर वरुणा, गरुड़ या शक्ति के बारे में हो। अगेन इनके अपॉइंटमेंट की बात करी गई है, ये हमने ऑलरेडी फ्रंट पेज पे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एनजेसी का जिक्र वापस से आया है, उसको भी हमने ऑलरेडी फ्रंट पेज पे डिस्कस कर लिया। अगेन इलेक्टोरल बॉन्ड, हर सप्ताह इसको एक बार तो न्यूज़पेपर में जगह बनानी है। और अभी इलेक्शंस है तो कुछ लोगों ने आरटीआई फाइल करी होगी कि कहाँ कितना कैसे मिला, तो वो सारी न्यूज़ है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए, पटना में बहुत कम बेचे गए, लगभग 80 लाख के ही इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए, जबकि हाईएस्ट मुंबई में बेचे गए लगभग 2700 करोड़ के इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए। टोटल कितने बेचे गए 2018 के बाद? 2018 में जब से स्कीम आई थी आज तक की बात करें टिल टुडे, तो आज तक जो है वो लगभग 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा के 10,791 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, तो आप लोगों को भी पता है कि इलेक्शंस में जो फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक मैकेनिज्म लाया गया था, एक सिस्टम लाया गया था, जिसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड नाम दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो केवल और केवल एसबीआई ही इशू कर सकता है, और ये रोज इलेक्टोरल बॉन्ड का ठेला लगा के नहीं घूमते हैं, केवल हर क्वार्टर में 10 दिन के लिए। हर क्वार्टर मतलब जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर हर क्वार्टर में 10-10 दिन के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड बेचते हैं। और आप मर्जी जाके नहीं बोल सकते कि 1500 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो, 2000 का दे दो। और वहाँ पर भी कुछ स्लैब फिक्स है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, ये 5 रेंज फिक्स है। आप इसमें चाहें, इस रेंज में चाहें तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में आई, जब से अब तक लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड बिक चुके हैं, ऐसा खुलासा हुआ है एक आरटीआई में। और
कहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो बॉम्बे में है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो हिस्ट्री देखें, उसका थोड़ा कोर चीज़ें देखें तो SBI ही इशू करता है, 5 स्लैब में इशू करता है, रोज़ नहीं बिकते हैं, हर क्वार्टर में बिकते हैं, और क्वार्टर में भी केवल हर क्वार्टर में 10 दिन के लिए ये ओपन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। राइट टू रिलीजन डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट, होम मिनिस्ट्री ने कोर्ट में बोला है। आप लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, आप लोग ये जानते होंगे। अब उसमें ही एक आर्टिकल हम पढ़ते हैं, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, स्पेशली आर्टिकल 25 का इसमें जिक्र करा जाता है, और इस आर्टिकल में भी आर्टिकल 25 का जिक्र करा गया है। आप यहाँ देखिए, मिनिस्ट्री सेड वर्ड प्रोपोगेट इन आर्टिकल 25 इफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट। अब देखो राइट ये सब होम मिनिस्ट्री ने कोर्ट के सामने बोला है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये है कि नहीं है, क्या राइट टू कन्वर्ट है वो राइट टू रिलीजन के अंदर आता है नहीं आता है, ये तो कोर्ट क्या बोलता है, होम मिनिस्ट्री ने बोला है, सबका अपना अपना पर्सनल व्यू है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 की यदि आप लैंग्वेज देखेंगे तो आर्टिकल 25 में 2 तरीके की बातें करी गई है। पहला, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। 2 बातें हैं, इसको एक साथ आप कई बार पढ़ते होंगे तो एक साथ एक पूरी लाइन में पढ़ जाते होंगे, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छे से डिजाइन करा है। पहले एक चीज, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आपकी जो कंसाइंस है उसकी फ्रीडम, आपको किस रिलीजन को मानना है, किस रिलीजन को किस ऑर्डर में किस तरीके से मानना है, आप इसके लिए फ्री है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल का नाम। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, आप इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन आप पे बाउंडेशन नहीं लगा रहा कि आपका जो रिलीजन है बाय बर्थ या फिर आप जिसे मानते हैं उसे ही माने, आप फ्री हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आपकी कंसाइंस पे डिपेंड करता है कि आप किसे मानेंगे, और आपने एक बार मान लिया तो उसके मानने के बाद आप उसके प्रोफेस के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए, उसे प्रोपोगेट के लिए आप फ्री हैं। पहले आप किसी एक रिलीजन को माने, उसके लिए आप फ्री है। जब आपने मान लिया तो उसके बाद फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट टू रिलीजन। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि प्रैक्टिस करते हैं और प्रोफेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोगेट मतलब इसका प्रचार करना, प्रचार करने में जो है वो आपके राइट टू रिलीजियस कन्वर्ट नहीं है। यदि आप किसी, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि आपको आपके जो आपका रिलीजन है उसका प्रचार करने, प्रोपोगेट करने की फ्रीडम है, लेकिन उस फ्रीडम में आपका ये जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे को फोर्सफुली या कोई भी दूसरे तरीके से उसे कन्वर्ट करें। आप उसे अपने जो भी रिलीजन जो भी आप फॉलो करते हैं उसके प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें बता सकते हैं, लेकिन आप उसे कन्वर्ट करा दें, ये प्रोपेगेट में ये शामिल नहीं है, ये बात बोली गई है। यानी आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जिसमें 2 बातें हैं। पहला, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आप अपने जो भी रिलीजन है उसे मानिए, और जो आपने मान लिया एक बार तो फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और उसकी प्रोपेगेट, यानी उसे मानने, उसकी जो भी प्रैक्टिस होती है, जो भी आप पूजा वगैरह करते हैं वो करने, उसका प्रचार करने, ये सब की आपकी फ्रीडम है। ये है था आपका 25। अब कंट्रोवर्सी है होम मिनिस्ट्री ने क्या कहा क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पोरबंदर में बीजेपी कांग्रेस के जो न्यूज है वहां पर आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ट्राइबल म्यूजियम जो है भोपाल का, वहां पर विजिट करा है। भोपाल का जो ट्राइबल म्यूजियम है वहां पर प्रेसिडेंट की विजिट हुई है। तो आपसे एक तो ये हो गया कि ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पर है, कौन सी सिटी में है, इस तरीके से आपसे पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, भोपाल, जयपुर वगैरह ये सब, या फिर ये भी देते सीधे हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक ट्राइबल म्यूजियम विजिट करा था, उसका रिलेशन कहाँ से है, कौन सी सिटी से है, तो भोपाल, दिल्ली, इस तरीके से 4 दे देगा। तो वो आपका जो ट्राइबल म्यूजियम है वो आपके भोपाल में है। इसके अलावा यहाँ पर एक बॉडी का लगातार आते ही जिक्र करा है इस आर्टिकल में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आप पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक बॉडी का जिक्र आता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का जिक्र है। आप लोग इसका कॉन्स्टिट्यूशनल
बेस देखें तो आप लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल पूरा हिस्ट्री देखें तो आर्टिकल 338 में ये जिक्र करा गया था कि एक नेशनल कमीशन होगा शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए, एक नेशनल कमीशन होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। लेकिन लगातार शेड्यूल कास्ट की शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन बढ़ी, इनसे रिलेटेड काम भी बढ़े, इसलिए 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो 2003 का 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें शेड्यूल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से शेड्यूल ट्राइब को अलग कर दिया गया और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, आर्टिकल 338A, जिसमें एक कमीशन की बात करी गई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। इस तरीके से 2003 के इस अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 338 का रिलेशन तो हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से, जबकि एक नया आर्टिकल जोड़ा गया आर्टिकल 338A, जिसमें बोला गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अभी रिसेंटली में इसमें एक आर्टिकल और जोड़ा गया था कुछ 1-2 साल पहले, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, जिसके लिए आर्टिकल जोड़ा गया आर्टिकल 338B। हमारे यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का जिक्र है तो इसकी बात करें तो एक बात तो यही क्लियर होगी, आर्टिकल 338A से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। ये एक 5 मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और इसके अलावा 3 मेंबर्स होते हैं। अभी इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इस 5 मेंबर बॉडी में एटलीस्ट एक तो लेडी होगी, यानी एक वोमेन होना जरूरी है, एटलीस्ट, ज़्यादा हो सकती है लेकिन एक तो वोमेन होगी। 5 मेंबर की बॉडी है, इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल के लिए होता है और जो अपॉइंटमेंट होता है यूँ नहीं होता कि परमानेंट अपॉइंटमेंट होता है, 3 साल के लिए एक अपॉइंटमेंट हो गया, इसके अलावा दोबारा इसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं 3 साल के लिए, यानी जो मेंबर्स जो हैं ये 5 मेंबर्स ये मैक्सिमम 6 साल यानी 2 टेन्योर के लिए इसमें अपनी जगह बना सकते हैं, इसके बाद इन्हें रीअपॉइंटमेंट नहीं करा जा सकता। इस तरीके से ये 5 मेंबर बॉडी है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसके बारे में हमने देखा। इसका काम क्या है, तो जो भी शेड्यूल ट्राइब्स के जो भी जो राइट्स हैं, जो भी इनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनमें जो भी केसेस आते हैं उनसे डील करना, कई बार शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनमें गवर्नमेंट को एडवाइस देना, ये सारे काम इसकी जो फंक्शनिंग है। इस तरीके से हमने शेड्यूल ट्राइब के बारे में देखा। श्रीहरिकोटा का जिक्र है, थोड़े टाइम पहले ही डिस्कस करा था कि अब सैटेलाइट के साथ साथ हमारे यहाँ पर प्राइवेट लॉन्चिंग व्हीकल भी आने वाले हैं। अब लॉन्चिंग व्हीकल में ऐसा तो है नहीं कि इसरो का जो गवर्नमेंट का जो इसरो का जो लॉन्च पैड था वहीं पर जाकर इनके भी लॉन्च करा दिया है, तो इनके लिए अलग से लॉन्च पैड बनाया गया है और ये कहाँ पर बनाया गया है, आपके श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा की लोकेशन कुछ इस तरीके से है कि जो फेवरेबल लोकेशन जिसको बोल सकते हैं स्पेस में कोई भी सैटेलाइट्स वगैरह भेजने के लिए, जो श्रीहरिकोटा की जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। यदि हम ये साउथ इंडिया का ये मैप देखें तो इसमें श्रीहरिकोटा कहाँ पर दिखेगा आपको, ये यदि आंध्र प्रदेश, ये यदि चेन्नई है तो चेन्नई के ऊपर आंध्र प्रदेश की बॉर्डर के बाद, यानी ये श्रीहरिकोटा जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में भी ये चेन्नई के ठीक नॉर्थ में ये श्रीहरिकोटा एग्जिस्ट करता है। एक बैरियर आइसलैंड है, ऑब्वियसली बात है मेनलैंड से तो छोड़ेंगे नहीं, एक बैरियर आइसलैंड जगह है ये आंध्र प्रदेश में इस श्रीहरिकोटा, जो कि हमारे सैटेलाइट्स के लिए काफ़ी लॉन्च के लिए काफ़ी ये फेवरेबल कंडीशन है। एक्चुअली जो भी ट्रस्ट वगैरह चाहिए है लॉन्चिंग व्हीकल को वो इजीली मिल जाता है यहाँ पर, यानी श्रीहरिकोटा जिसका रिलेशन आंध्र प्रदेश से है, श्रीहरिकोटा इसका रिलेशन किससे है, बे ऑफ बंगाल से है। इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब जो एक स्टार्टअप था अग्निकुल नाम से, चेन्नई बेस स्टार्टअप अग्निकुल का, यहाँ पर एक और लॉन्चिंग पैड तैयार करा गया है। इस तरीके से श्रीहरिकोटा की जो लोकेशन थी वो हमने देखी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ न्यूज़ है वो रिपीट ही हुई है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर की हो या चाइना में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके आगे। चाइना के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। अगेन जो यहाँ के गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो जीरो कोविड की है। अब ये जीरो कोविड के लिए आदमी को भले 10 दिन के लिए भी लॉकडाउन लगाना पड़े या 1 साल के लिए भी लॉकडाउन लगाना पड़े, इनकी जो टोटल गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो है जीरो लॉकडाउन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी रिसेंटली में लॉकडाउन्स वगैरह लगाए गए थे चाइनीज सिटी में, जिसकी वजह से जो शंघाई और वहाँ का जो बीजिंग था, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। ये पूरा इसका मैटर है। अब इनका पर्सनल मैटर है, ये बोला जाता है कि चाइना में गवर्नमेंट ही सुपीरियर है, वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सकते। 1989 के बाद ऐसा कुछ मेजर
प्रोटेस्ट थे जो कि देखने को मिला, स्पेशली बड़ी बड़ी सिटीज़ में, बीजिंग, शंघाई, इसलिए ये गवर्नमेंट का फेलियर है। इस तरीके से बातें चल रही हैं मार्केट में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ध्यान रख सकते हैं कि अभी हाल ही में जीरो कोविड के थ्रू या कौन सी कंट्री में अभी लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर अभी कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं देखने को मिल रहा है कोविड-19 से डील करने के लिए, चाइना को छोड़ के। तो अभी रिसेंटली में यदि आने वाले टाइम में 1-2-3 महीने में या 1 महीने में यदि किसी का पेपर है, वो करंट अफेयर पढ़ रहा है, तो वो इतना ध्यान रख सकता है कि रिसेंटली में किस कंट्री में कोविड-19 से डील करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, तो वो चाइना है। अब कहाँ-कहाँ लगाया गया है, कैसे है, कितने दिन का है, कितनी बजे बाहर निकल सकते हैं, कौन सी दुकानें खुलेगी, इम्पोर्टेंट नहीं है। यूक्रेन वॉर पे बात है कि रशिया से इनका वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें वेस्टर्न कंट्री जिसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से, वरना रशिया की पावर के सामने यूक्रेन की पावर क्या थी, लेकिन इन्हें वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से ये अभी तक लड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिजनेस पेज पे कौन कौन सी है। सेंटर जो है वो रिसीव करेगा ओएनजीसी से एज ए डिविडेंड ट्रेंच लगभग 5,000 करोड़ रुपए। दरअसल आपकी यदि आप किसी बिजनेस में है और आपकी पार्टनरशिप उसमें है, तो नो डाउट जब भी प्रॉफिट शेयर आएगा तो कोई जो भी डिविडेंड बनेगा वो आप उसमें से आपका भी कुछ शेयर आएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट का है, कुछ पार्ट जो है, जो भी प्रॉफिट हुआ ओएनजीसी का, उसमें से कुछ पार्ट ओएनजीसी खुद रख लेती है, कुछ पार्ट गवर्नमेंट को दे देती है। अब गवर्नमेंट को कितना पार्ट मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ओएनजीसी ने कितने हज़ार करोड़ दिए, 5,000 करोड़ दिए, 5,005 करोड़ दिए कि 5,010 करोड़ दिए कि 1 लाख करोड़ दिए, कोई नहीं पूछने वाला। दरअसल पॉलिसी है क्या, ओएनजीसी किस पॉलिसी के थ्रू सेंटर को जो है वो 5,000 करोड़ रुपए दे रही है। जब भी कोई सेंट्रल पीएसयू है, केवल हम यहाँ पर अब ओएनजीसी की बात नहीं करें, जितने भी जो सेंट्रल पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनका यदि प्रॉफिट की बात करें तो वो कितना प्रॉफिट एज ए डिविडेंड ट्रेंच जो है वो गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे। इसमें ये होता है कि एक मिनिमम प्रॉफिट तो आपको देना ही होगा, और वो मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है आपका, इसमें या तो आपके जो भी प्रॉफिट होता है उसका 30% टैक्स देने के बाद, टैक्स निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसका या तो 30% या फिर जो भी नेटवर्थ होता है उस कंपनी की, जो भी नेटवर्थ होती है उसका 5%। अब इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है वो आपको एज ए डिविडेंड रेंज गवर्नमेंट को एक जो भी सेंट्रल पीएसयू होते हैं वो देने हैं, और कम से कम इतना तो देना पड़ेगा ही सही। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो जो भी पीएसयू है, सेंट्रल पीएसयू, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। इस तरीके से डिविडेंड रेंज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है गवर्नमेंट और सेंट्रल पीएसयू के बीच में, वो देखते हैं। हमारे यहाँ लगातार अभी क्रेडिट ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है। जो लास्ट ईयर जो सितंबर में जो क्रेडिट ग्रोथ थी जो 7% थी, वो इस साल के सितंबर में 17.2% है। सर गवर्नमेंट भी जो है वो लगातार एक्सपेंडिचर कर रही है, इसकी वजह से बैंक भी काफ़ी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। हर साल की कंडीशन अलग अलग होती है। अब यहाँ पे सितंबर का डाटा है, 15-20 दिन निकलेंगे, अक्टूबर का डाटा आ जाएगा, 15-20 दिन पहले अगस्त का डाटा आया था। आप कितना डाटा याद रखोगे, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ध्यान रखेगा कि बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बढ़ रही है। आपको लोन लेना हो तो चले जाए, अभी काफ़ी इजीली लोन मिल रहे हैं, ये देखने, इससे आप ये समझ सकते हैं। चाइना जो है हमारा आयरन और इम्पोर्ट करेगा। अरे ये हो क्या रहा है कि हम तो अब तक यही पढ़ते थे कि इंडिया में जितना भी आयरन ओर है वो इंपोर्ट होता है। इंडिया में तो लगातार जो है दोनों तरफ के कोस्ट से, चाहे वो अरेबियन सी हो, इधर से भी आयरन ओर आता है, इधर से भी आयरन ओर आता है। आयरन ओर और कोल जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। दरअसल पूरी पिक्चर आप लोग समझिए। हमारे यहाँ जो ज़रूरत जो पड़ती है वो पड़ती है हाई क्वालिटी के आयरन ओर की। हाई क्वालिटी के जो आयरन ओर होता है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, और हम जो भी इंपोर्ट करते हैं वो हाई क्वालिटी का जो आयरन ओर होता है उसको इंपोर्ट करते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो स्पेशली जो छोटा नागपुर वाला प्लेटू है, यहाँ पर बात कर लें, या फिर यहाँ पे कर्नाटक का जो इलाका है यहाँ पर बात कर लें, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारे यहाँ भी आयरन ओर का एक्सप्लोरेशन होता है कि आयरन ओर का को ज़मीन से निकाला जाता है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये लो क्वालिटी का आयरन ओर होता है, जिसकी हमारे यहाँ जो यूज़ है स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज़ नहीं हो पाता, और भी जो यूज़ है वो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो आयरन ओर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का होता है, जिसको हम डोमेस्टिक लेवल पर यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए डोमेस्टिक लेवल पर यूज़ के लिए हमें हाई क्वालिटी का आयरन ओर को इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि जो लो क्वालिटी का आयरन ओर जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक लेवल पर इसकी माइनिंग के थ्रू इसका प्रोडक्शन हो रहा है, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि इंडिया एक आयरन ओर
एक्सपोर्ट कंट्री है तो नहीं है। थोड़ा बहुत जितना भी आयरन ओर होता है वो लो क्वालिटी का होता है, लो कॉस्ट आयरन ओर है, उसको हम ज़रूर एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन मेजरली हमारे यहाँ जो स्टील इंडस्ट्री है और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर आयरन ओर की डिमांड होती है, वहाँ पर हम हाई क्लास आयरन ओर को इम्पोर्ट ही करते हैं। यानी हमारे यहाँ टोटल जो आयरन ओर है, यदि उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट देखें तो टोटली हमारे यहाँ आयरन ओर का जो पार्ट है वो इम्पोर्ट ही होता है ज़्यादातर। इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी इकोनॉमिक पेज पे वो हमने देखी, चाहे वो आयरन और इम्पोर्ट हो या डिविडेंड ट्रेंच हो या क्रेडिट ग्रोथ हो। कई सारी लोकेशंस हमने देखी, श्रीहरिकोटा की बात करी गई, जोग वाटरफॉल देखा, शरावती रिवर देखी। पॉलिटिकल न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ थी, आपकी NJAC का जिक्र था। इसके अलावा कैबिनेट कमिटीज़ को हमने काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडली डिस्कस करा। इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो आज हमने कवर करी। थैंक यू।